नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत में जो भूजोतों का पहले आकार था और फसलों के प्रकार, खेती के प्रकार और प्रणालियाँ जो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, देश में भूजोत का आकार कितने प्रकार का है? तो जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो भूजोत है, भूमि को जो जोतने के आकार है, कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के यहाँ पर हैं। कितने? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन से हैं, एक बार इनके बारे में देखते हैं। पहला रहता है 59% का आकार। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें रहती है जो 1 हेक्टेयर रहता है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि रहती है। क्या रहती है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि यहाँ पर रहती है। इसमें जो 59% का आकार होता है। फिर होता है एक 32.2% का आकार। इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है? इसमें 4 हेक्टेयर से लेकर क्या रखा जाता है इसमें? तो पहले वाले में था कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, लेकिन जो दूसरा वाला प्रकार है इसका आकार रहता है 32.2% का। तो इसके अंतर्गत रहेगा 1 से लेकर 4 हेक्टेयर तक की जो भूमि है, 1 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच आकार रखा जाता है। अगला रहेगा 7.2% का आकार। इसमें क्या रहेगा? तो इसमें 4 हेक्टेयर से लेकर और कितना? 10 हेक्टेयर के बीच, 10 हेक्टेयर के बीच यहाँ पर क्या रहता है? जोत का आकार रहता है। फिर जो चौथे नंबर पे रहता है, 4 प्रकार के बताया ना आकार, तो 4th रहेगा आपका 1.6% का आकार। तो ये कितना रहता है? तो ये 10 हेक्टेयर से लेकर कितना भी ज़्यादा हो सकता है, 10 हेक्टेयर से कितना भी अधिक यह हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के आकार होते हैं। अगला है, भूजोतों का आकार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो भारत में भूजोतों का आकार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम केरल में। याद रखेंगे, ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में, और कम कहाँ पर है? यह केरल में होता है। भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? तो भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन मतलब कि उसको एक तरह से रिकॉर्ड के अंदर रखना, ये जो एक आंदोलन चला था, तो कब चला था? यह चला था 1985 से 1986 के अंदर यह चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो ये अद्यतन के लिए जो आंदोलन चला, इसके अंदर भूस्वामी और काश्तकारों को क्या कर दिया गया था? तो जो भूस्वामी थे, क्या थे? भूस्वामी यानी कि जो भूमि के स्वामी थे, और जो काश्तकार थे, तो उसके लिए क्या किया गया था इसके अंदर? तो इसमें उनको एक कानूनी मान्यता प्राप्त करके कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त करके पासबुक उनको दी गई थी। इसके अलावा क्या था? तो यह पासबुक इनको जारी की किसके तहत? ये अद्यतन आंदोलन चलाया गया था, उसके तहत। कब चला था? 1985-86 में। हरियाणा राज्य में अब किस धारा के तहत किसी भी कॉलोनी में छोटे प्लॉट काट कर नहीं बेचे जा सकते हैं? तो कौन सी है धारा? तो ये जो धारा है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया। धारा यहाँ पर आएगी आपकी 7A। क्या आएगी? धारा 7A के अनुसार क्या कर दिया गया? हरियाणा राज्य में अब जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी में छोटे प्लॉट काटकर कोई भी नहीं बेच सकता है। ये धारा 7A के तहत किया गया है।
8वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने की शुरुआत देश के कितने जिलों में की गई थी? तो जब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी तो क्या किया गया था, इसके अंतर्गत किया गया था कि जितने भी जो रिकॉर्ड रहेगा ज़मीन का, जितना भी रिकॉर्ड रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। तो जब स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, तो देश के अंदर कितने जो ज़िले थे उनको चुना गया था सबसे पहले कंप्यूटरीकृत, तो 102 ज़िलों को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो सभी ज़िलों में, भारत देश के सभी ज़िलों में क्या हो गया, सारा भूमि रिकॉर्ड अब कंप्यूटरीकृत हो चुका है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। हमारे देश में जोतदारों की कुल कितनी किस्में थी? तो जब आज़ादी से पहले जो मुग़ल काल था या अन्य था, तो जोतदारों की कितनी किस्में थी, कितने तरह के जोतदार पाए जाते थे? तो ये थे 14, कितने, 14 तरह के पाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया, अब तो इन सब को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ क्या रह गया है, अब सिर्फ 4 प्रकार के जोतदार, फिर यहाँ पर 4 प्रकार की श्रेणियों में इनको बांटा गया था। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। पहले देखते हैं 14 कौन से थे। तो ये थे शरह, मुअमयन, काश्तकार, दूसरा था गत स्वामित्य काश्तकार, गत स्वामित्य काश्तकार, तीसरा था जो अवध के साथ जो कुछ विशेष शर्तों पे काम करते थे, अवध राज्य है जो, अवध के साथ कुछ विशेष शर्तों पर कार्य करने वाले काश्तकार। उसके अलावा मोरूसी काश्तकार। उसके अलावा थे दखलीकार काश्तकार, फिर थे गैर दखलीकार काश्तकार थे ये। इसके अलावा बागदार, माफीदार, और फिर उसके अलावा जो जोतकार क्या करते तो कुछ बंधकों को रखते थे, जोतकार को जो बंधक होते थे उनके, तो वो। उसके अलावा गुजारेदार। इसके अलावा था शिकमी काश्तकार। इसके अलावा सीरका काश्तकार, और रियासती लगान वाला अनुग्रही। तो ये 14 तरह के जोतदार जो थे मिलते थे कब, आज़ादी से पहले। और उसके बाद कितने हो गए, बाद में इनको क्या किया गया था, 5 श्रेणियां में बांट दिया गया था। इसके बारे में आगे हम प्रश्न देखेंगे। आज़ादी के बाद जोतदारों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था आज़ादी के बाद। अब ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं, ये हैं भूमिधर, सिरदार, आसामी और इसके अलावा हैं अधिवासी। भूमिधर कौन होता है, तो भूमिधर है जो इन 4 श्रेणियों में ये सबसे उच्च माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सबसे उच्च माने जाते हैं, और इनको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबल आदि सभी तरह के अधिकार इनको दिए जाते हैं। फिर होते हैं सिरदार सॉरी। तो ये क्या करते हैं, इनको अधिकार ज़्यादा प्राप्त नहीं होते, इनको क्या नहीं होता, अधिकार प्राप्त नहीं होता, इनको सिरदार कहा जाता है। एक होते हैं असामी कौन होते हैं, जो अस्थिर रूप से खेती करते हैं, इनका दिल किया खेती कर ली, नहीं तो नहीं की। और ये क्या होता है, ये ऐसी भूमि के जोतदार होते हैं जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इनके पास कोई अपनी भूमि नहीं होती है, और अगर ये अस्थाई खेती करते हैं तो इनको असामी कहा जाता है। फिर है आदिवासी, तो ये एक ऐसे थे, इनके पास भी क्या था,
कोई खास अधिकार इनको भी नहीं गए थे। इसमें क्या होता है, जो जमींदार होता था अपनी मर्जी से इनसे अपनी खेती पे काम करवाते थे। क्या जमींदार अपनी मर्जी से खेती में जैसे मजदूर लगाते हैं, इस तरह से इनको काम करवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनमें क्या होता था, इनमें जो होते थे इस वर्ग में जैसे सीर काश्तकार, हमने अभी पीछे देखा, शिकमी, दखलीकार, इस तरह के लोग इसके अंदर शामिल होते थे। ये क्या था, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब कृषकों का हितों के लिए क्या किया, बाद में सरकार ने इनको आदिवासी बना दिया था। क्या बना दिया था, बाद में इनको आदिवासी बनाया गया था कि इन्हीं को वही शिकमी, सीर और इस तरह के जो दखलीकारा जैसे लोग थे। आदिवासी क्या थे, ये क्या होते थे, तो यह क्या थे, ये आसामी से इनको श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन जब सरकार ने अधिनियम लागू किया गया, अधिनियम लागू करके जो छोटी थे जो लोग थे जैसे सीरकार आदि, इन सबको क्या कर दिया था, उनको आदिवासी में शामिल कर दिया गया था। तो बाद में 5 साल बाद इन सबको समाप्त कर दिया गया था। आदिवासी जो था इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में फसलों की मुख्यतः 3 प्रकार कौन से, तो आप सभी को पता, भारत में मुख्यतः वैसे तो बहुत फसलें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, बट मेन क्या मानी जाती है, यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें प्रमुख हैं, जिनमें रबी की, खरीफ और जायद की फसलें। तो रबी की जो होती है ये कब बोई जाती है, जो रबी की फसल है तो यह कब बोई जाती है, यह आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और इसको काटा कब जाता है, इसको अप्रैल मई में आमतौर पे इसकी कटाई होती है। तो मार्च में भी स्टार्ट हो जाते हैं आजकल तो वैसे आमतौर पर ये इसका टाइम जो मेन रहता है अप्रैल मई। इसके अंतर्गत आपको पता ही है जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी इत्यादि, इस तरह की जो फसलें होते हैं यहाँ पर होती हैं। तो इनको क्या कहता है, इनको आमतौर पे और क्या कहा जाता है, इनको रबी फसल के अनुसार इनको शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको शीत ऋतु की फसलें भी इनको बोल दिया जाता है। फिर है आपका खरीफ की फसल। अब खरीफ की जो फसल है वह कब होती है, तो ये जो खरीफ की फसल होती है यह आपकी जून जुलाई में इसको बोया जाता है और इसकी जो कटाई है वह सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसके अंतर्गत होते हैं आपके धान, बहुत से लोग इसको जीरी भी बोलते हैं, धान मतलब जिससे चावल निकलता है, धान। उसके अलावा आपका ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द आदि। तो ये कब की होती हैं, ये आपकी खरीफ की फसल होती है और इसको ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है खरीफ की फसल को, ग्रीष्मकालीन फसल भी इसको कह देते हैं। फिर है आपका जायद। अब जो जायद की फसल है ये कब होती हैं, तो जो जायद की जो फसल है ये कब ली जाती है, जो रबी और खरीफ के बीच में इसको लिया जाता है। जो रबी और खरीफ की होती है आपकी, उसके जो बीच का टाइम रहता है उसके अंदर इस फसल को लिया जाता है। तो ये रबी और तो जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, ये आम तौर पर कब बोई जाती है, मार्च में, और इसकी कटाई कब की जाती है, जून में इसकी कटाई कर ली जाती है। 2-3 महीने के अंदर की ये फसल रहती है। इसके अंतर्गत आपकी रहते हैं जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला वगैरह जिस तरह की होती हैं।
करेला इत्यादि। ठीक है, तो ये रहती हैं आपकी जायद की फसलें। तो 3 प्रकार की ये फसलें हैं इसको। और जो इस फसल को भी क्या कहा जाते हैं, जो खरीफ की फसल है इसको वर्षाकालीन फसल बोला जाता है, क्योंकि ये तो जून उसमें होती है ना आपकी जून जुलाई, तो इसको वर्षाकालीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्षाकालीन। और जो आपकी रहेगी ये जायद की फसल रहती है, इसको ग्रीष्मकालीन कहते हैं, क्योंकि ये तो मार्च से जून तक होती है, ये है ग्रीष्मकालीन है। भारत में खेती की कितनी प्रणालियां हैं, तो भारत में जो खेती है कितनी प्रकार की हैं, तो यहाँ पर 5 प्रकार की खेती की प्रणालियां हैं। यहाँ पर ये कौन सी है इसके अंतर्गत, एक होती है राजकीय खेती, दूसरी है पूंजीवादी, तीसरी है आपकी निगमित और काश्तकारी, और 5वीं है संयुक्त। तो जो ये है राजकीय खेती में क्या होता है, राजकीय खेती में जो सरकारी फार्म हाउस रहते हैं, तो जो होता है सरकारी फार्म हाउस के होती है उसके अंदर उसके ऊपर जो उत्पादन आदि के लिए फार्म को चलाने के लिए राजकीय जो सरकार के अंतर्गत रहती है। ठीक है, सरकार। तो इसका जो है सारा जो धन जो खर्च होता है खेती वगैरह करने का, फार्म हाउस चलाने का, कौन करता है, सरकार करती है। तो इसको राजकीय खेती कहा जाता है। एक होती है पूंजीवादी खेती। ये क्या होती है, ये बड़े बड़े लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे वाले लोग अपनी काफ़ी खेती रखते हैं और वहाँ पर मजदूर वगैरह लगाकर अपनी खेती पर मजदूर आदि लगाकर वो खेती करवा लेते हैं। पूंजीवादी खेती एक जितना भी अपने जो भूखंड होता है उस पर पूंजी लगाते हैं, और आधुनिक मशीनें वगैरह आजकल हैं तो उनके पास पैसा है तो वो उसके द्वारा अपनी खेती कर लेते हैं। एक होती है निगमित खेती, ये होती है निगम के अंतर्गत। तो निगम क्या होता है, इसमें क्या होता है, निगम के जो सदस्य होते हैं, निगम के जो सदस्य रहते हैं उनको मंडल वगैरह के संचालक मिलकर जो होते हैं मिलकर इस खेती को करते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी पूंजी की और ज़मीन की आवश्यकता होती है, यह औरों पर सरकार पर ही निर्भर रहते हैं। ज़मीन और पैसे की इनको आवश्यकता ज़्यादा रहती है। काश्तकारी होती है जो भूमि का खुद मालिक है, जैसे कि किसान। तो जो किसान है वह तो खुद ही मालिक है, उसका दिल करेगा वो अपनी खेती अपनी इच्छानुसार करता है। कैसे, जो किसान है अपनी इच्छानुसार वो यहाँ पर खेती करता है, उसका दिल करेगा खेती करेगा, नहीं तो 5वीं ये 4th हो गई आपकी काश्तकारी। आपकी 5वीं हो जाती है यह है संयुक्त खेती। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ज़मीन है, तो ज़मीन है, एक इंसान के पास टाइम नहीं है किसी और वजह से, तो क्या होगा, 2 किसान, 2 लोग मिलकर आपस में उसी एक खेत पर खेती कर लेते हैं, और फिर जो उपज आती है उसका आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। क्या करते हैं, उपज का आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। या फिर क्या होता है, इसमें 2 से ज़्यादा लोग भी, 2 से ज़्यादा जो किसान हैं वो 2 से ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसको संयुक्त खेती कहा जाता है। भारत में खेती के कितने प्रकार हैं। अब पूछा है कि भारत के अंदर खेती की कितनी प्रकार से की जाती है खेती। तो देखिए, जो भारत है यहाँ पर काफ़ी प्रकार की खेती है। वैसे तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 13 प्रकार की बनती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये होती है, एक होती है गहन खेती। गहन खेती, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गहन खेती है इसके अंतर्गत आप उन्नत बीज लाएंगे, महंगे बीज लाते हैं, अपने खेतों में दवाइयाँ वगैरह डालते हैं ताकि अच्छी उपज आपको मिले। कीटनाशक आप क्या करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और उसमें जो आपकी जो भूमि होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए आप उसमें काफ़ी उर्वरक वगैरह सब डालते रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको गहन खेती कहते हैं। दूसरी है आपकी कार्बनिक या जैविक खेती। इसमें क्या होता है, अब जैविक खेती भी आपको पता ही होगा। तो जो ये खेती है इसमें उर्वरक, कीटनाशक और ये कवकनाशक इत्यादि जो चीज़ें होती हैं इसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। क्या होता है इसमें, इसके अंदर जो होती है
इसके अंदर जो कार्बनिक या जैविक खेती, इसमें उर्वरक और कीटनाशक ऐसी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ होता, गहन खेती में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। तो इस खेती को क्या कहेंगे? ये जैविक खेती है। साथ ही आपको पता होना चाहिए, अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले जैविक खेती करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती करने वाला सबसे पहला राज्य तो ये आपका है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। आगे देखते हैं अन्य जो खेतियां हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको पता लग गया गहन खेती है। एक होती है विशिष्ट खेती। क्या रहेगी? विशिष्ट खेती। इसमें क्या रहता है? इसमें सिर्फ जो किसान है वो अपने व्यापार के लिए क्या करता है? व्यापार के लिए एक ही फसल को उगाता है, एक फसल पैदा करता है। तो वो क्या करता है? वह अपने आय के लिए, पैसे के लिए एक प्रकार की, उसको विशिष्ट खेती कहते हैं। अगला है आपका मिश्रित खेती। अब इसमें क्या होगा मिश्रित में? तो इस खेती में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो फसल के जो खेती करते हैं, खेती तो करते ही हैं, फसल तो उगाते ही हैं वो, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, साथ ही वो जैसे कि जो डेयरी उद्योग लगा लेते हैं या पशुपालन, ये सब भी वो लोग करते हैं। तो इसको मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला है आपका रेचिंग खेती। आप कहेंगे रेचिंग खेती में क्या है? तो देखिए, रेचिंग खेती कोई खेती नहीं है। इसके अंदर कोई ना तो खेतों को जोता जाता है, ना कोई खेतों में बुआई की जाती है। क्या खेतों में ना जुताई की जाती है, ना बुआई की जाती है। वो क्या करते हैं? तो उसमें वो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक तौर पे वनस्पति उगती हैं, क्या है? प्राकृतिक तौर पे वनस्पतियां उगती हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियां आदि उसमें चरा लेते हैं। भेड़ बकरियों को उस जो प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक तौर पे जो घास फूस पैदा होता है, उससे इनको बकरियों को चराया जाता है। तो इसको रेचिंग खेती कहा जाता है। अगला है व्यापारिक रोपण खेती। व्यापारिक रोपण खेती, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यापारी है, व्यापार है, वो व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए क्या करेगा, जो फसल होती है, व्यापार के लिए फसल की पैदावार करता है, ठीक है, ताकि उसको नगद पैसा मिल सके। तो इसको नगद खेती या व्यापारिक खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेती। ये भी आपने सुना होगा। अब सीढ़ीदार खेती कहाँ देखने को मिलती है? तो ये पहाड़ी इलाकों में। तो जहाँ पहाड़ीदार इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, समतल भूमि नहीं होती है, और वहाँ पर ऊंचाई नीचाई होने के कारण क्या करते हैं, तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। क्या है? सीढ़ीदार खेत बनते हैं। ये कहाँ पर देखो, पर्वतीय इलाकों में आपको ये देखने को, पर्वतीय, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्या? सीढ़ीदार खेत। इसके अलावा होती है स्थानांतरण या खेती। इसको झूम खेती भी कहते हैं। क्या? झूम खेती के नाम से भी इसको। अब स्थानांतरण में क्या होता है? तो देखिए, आपने देखा प्राकृतिक तौर पे कहीं पर घास फूस आदि पैदा है, तो लोग क्या करेंगे, उस घास फूस को जला देते हैं या फिर हटा देते हैं, और कुछ समय वहाँ पर वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। क्या? कुछ समय के खेती करते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ पर क्या होता है, ये जो भूमि रहती है इस पर ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती। एक बार यहाँ पर पैदा हो गया तो दोबारा यहाँ पैदावार नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे स्थान पर फिर से वही प्रक्रिया करते हैं कि वो जो घास फूस है उसको जलाते हैं, करते हैं, दोबारा खेती करते हैं। इसलिए बार बार ये लोग क्या करते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। इसको स्थानांतरण या झूम खेती करते हैं। फिर है आपकी एक होती है समोच्चय खेती।
समोच्चय खेती। इसमें क्या होता है, जो ढाल होती है, जो ढाल होती है, जैसे आप ऊंचाई के क्षेत्र में जाते हैं, नीचे आते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाके में एक तरह से ये खेती भी होती है। तो जब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाया जाता है और दो बिंदुओं को मिला के उन खेतों को अलग किया जाता है। और वैसे एक क्या होता है, ये जो बिंदु होते हैं ये देखे नहीं जाते, ये एक काल्पनिक ही बिंदु रहते हैं। तो इन काल्पनिक बिंदु होते हैं जो, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कंटूर कहते हैं, कंटूर। कंटूर इनको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोई जो खेती होती है वो कोई कर्षण क्रिया द्वारा नहीं होती है, नेचुरल तौर पे थोड़ा कुछ बो देते हैं और हो जाती है। इस तरह की समोच्चय खेती रहती है ये। और क्या होता है, इनमें ढाल की विपरीत रहती हैं ये रेखाएं, क्या रहती हैं, जो ढाल होता है उससे उल्टी दिशा में इनको माना जाता है, तो इसको समोच्चय खेती कहते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये इतना। नेक्स्ट आप देख लेते हैं शुष्क खेती। जहाँ पर क्या होता है, तो ये शुष्क खेती जहाँ पे 20% से कम वर्षा होती है, क्या, जहाँ पे 20% से जो कम वर्षा होती है, जहाँ पर क्या रहेगा, 20 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है, और जो बिना सिंचाई साधन के जो फसल अपने आप उग जाती है। आमतौर पे जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो उसको शुष्क खेती कहा जाता है। ट्रक खेती, आप कहेंगे भाई ट्रक खेती तो कभी क्या हुआ, ट्रक कैसे खेती है, तो ये ट्रक खेती का मतलब आपका होता है व्यापारिक खेती से। जैसे कि आपके टमाटर, प्याज, सब्जियां जो होती हैं, टमाटर, प्याज आदि सभी प्रकार की जो सब्जियां रहती हैं, सब्जियां हैं या इस तरह की फल हैं, फूल हैं, आपके फल फूल हैं, वो किसके, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगाने के बाद ले जाया जाता है, तो इसको व्यापार के लिए जो किया जाता है इसको ट्रक खेती कहा जाता है। अगला है आपकी स्थानबद्ध खेती। स्थानबद्ध खेती क्या है, ये स्थानबद्ध खेती। तो जो स्थानबद्ध खेती है क्या होती है, ये होती है जिसमें कि जो लोग, जो किसान हैं, एक स्थान पर रहकर ही खेती करते हैं। अब आपने हरियाणा में देखा है तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर स्थानाबद्ध खेती है। कौन सी है, हरियाणा, यूपी, पंजाब में कौन सी खेती है, तो यहाँ पर ही स्थानाबद्ध खेती अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये क्या करेंगे, एक स्थान पर रहते हैं किसान, यहाँ पर खुद मालिक है भूमि का, इनकी पैतृक संपत्ति रहती है, कैसी रहती है, इनकी पैतृक संपत्ति है और उस पर वो खेती करते हैं, तो इसको स्थानाबद्ध खेती कहा जाता है। लास्ट बचा है ले खेती या ले फार्मिंग, ठीक है, ले खेती है, इसको ले फार्मिंग भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये ले फार्मिंग खेती है, इसमें जो वार्षिक जो खेतों को जोत की जाती है, जो फसलों का जोता जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसके अंदर जो चारागाह लोग ये बनाकर रखते हैं, तो उसमें 2 साल से ज़्यादा, इसमें 2 फसलें और 2 साल से ज़्यादा, 2 वर्ष से ज़्यादा क्या करते हैं ये लोग, चारागाह वहाँ पर उसको बना लेते हैं। चारागाह के लिए जिसको यूज करा जाता है उसको ले फार्मिंग खेती कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपको हमारे द्वारा दी गई। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।